प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आज कार्यक्रम में गौरव शर्मा। किसान साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां पर हमारे किसान भाई बहन खेती किसानी पर आश्रित हैं और वे अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत भी करते हैं जिससे वे एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद उत्पादित कर सकें और उसे बाजार में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। इसलिए आज कार्यक्रम में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं रबी फसलों के विपणन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ कृषक उपयोगी सलाह के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। 13 व 14 मार्च को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का होगा आयोजन। प्रदेश की मंडियों में नए जौ की आवक शुरू। पूसा में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेला संपन्न और उद्यानिकी में प्लास्टिक का उपयोग विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। आगामी 13 व 14 मार्च को जयपुर में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। आगामी 13 व 14 मार्च को जयपुर में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर आयोजित इस आयोजन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी दिनेश कुमार ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसी के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन 13 व 14 मार्च 2023 को जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने बताया कि ज्वार और बाजरा मिलेट्स की खेती के लिए राज्य में बेहद अनुकूल जलवायु है। इनकी खेती के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है, साथ ही कीट एवं बीमारियों के प्रकोप से भी फसलें कम प्रभावित होती हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं और चावल की अपेक्षा बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सांवा में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और खनिज भरपूर होने के कारण इनको चमत्कारी अनाज के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री दिनेश कुमार ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में मिलेट्स स्टार्टअप्स एवं कृषि प्रसंस्करण के 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेट्स के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर के आसपास की मंडियों सहित कई मंडियों में जौ की आवक शुरू हो गई है। इस साल प्रदेश में 20 लाख टन जौ की पैदावार होने की संभावना है। राज्य की चौमू, बगरू, चाकसू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा सहित कई मंडियों में नए जौ की करीब 2000 बोरियां आने लगी हैं। माना जा रहा है कि इस साल 20 लाख टन जौ की पैदावार होने की संभावना है। इस साल लगभग 3,10,000 हेक्टेयर में जौ की बुवाई हुई है। अभी जौ के भावों में नरमी चल रही है। 2000 से 2300 रुपये तक के भाव बोले जा रहे हैं। गए साल तेजी के चलते एक समय जौ के भाव 3,300 रुपये तक चले गए थे। मौसम प्रतिकूल होने से अभी नए जौ की अधिकांश स्थानों पर कटाई प्रभावित हो रही है। जौ की बहुतायत में मांग है। करीब 2 लाख टन जौ की आटा, गुली, ओट्स आदि में मांग है। वहीं बियर, माल्टा, पशु आहार आदि के लिए जौ की अच्छी मांग है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में भी जौ की पैदावार होती है। आने वाले दिनों में जौ की कटाई में तेजी आएगी और मंडियों में जौ की आवक बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। 3 दिवसीय मेले में देश के 80 लाख से भी अधिक किसानों ने हिस्सा लिया और कृषि क्षेत्र में हो रहे अपडेट्स को जाना। समापन अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
कैलाश चौधरी ने मेला परिसर में लगी हुई पूसा एग्री कृषि हाट परिसर का अवलोकन किया तथा मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों प्रगतिशील किसान, महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स के साथ संवाद किया। साथ ही किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। राज्य कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों व गरीबों की सरकार है, इसीलिए सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से नई तकनीकों, वैज्ञानिक नवाचारों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। सरकार किसानों को बीज से लेकर फसल बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराने तक की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अलवर के बानसूर में उद्यानिकी में प्लास्टिक के उपयोग विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उद्यान विभाग अलवर द्वारा उद्यानिकी में प्लास्टिक का उपयोग विषय पर 2 दिवसीय उद्यानिकी सेमिनार का कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर में आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक उद्यान भरतपुर योगेश कुमार शर्मा ने सेमिनार का उद्घाटन करते हुए किसानों से अपील की है कि बदलते समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करें। किसान भाई उद्यान विभाग के साथ मिलकर हाईटेक उद्यानिकी को अपनाएं तो निश्चित रूप से अधिक लाभ मिलेगा। शर्मा ने किसानों को उद्यानिकी में प्लास्टिक के उपयोग की प्राथमिक जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, मल्चिंग, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फंवारा संयंत्र, सिंचाई पाइपलाइन, क्रेट्स, हाइड्रोपोनिक खेती, पैकिंग मटेरियल इत्यादि में प्लास्टिक का बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है। इससे किसानों को फायदा भी मिल रहा है। कार्यक्रम में शर्मा ने स्ट्रॉबेरी उत्पादक किसान KL मीणा, मशरूम उत्पादक महिला किसान कविता तथा मोटे अनाजों का मूल्य संवर्धन कर विभिन्न उत्पाद बना रही महिला किसान सुनीता को भी सम्मानित किया। उप निदेशक उद्यान अलवर लीला राम जाट ने उपस्थित किसानों तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए सेमिनार के उद्देश्य के बारे में बताया कि इस 2 दिवसीय सेमिनार में अलवर जिले के प्रगतिशील किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल मल्चिंग, हाइड्रोपोनिक खेती, फसलोत्तर प्रबंधन, FPO इत्यादि की विशेषज्ञों ने जानकारी दी। केवी के प्रभारी सुशील कुमार शर्मा ने उद्यानिकी फसलों में मिट्टी तथा पानी के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में गणेश मीणा, सहायक निदेशक उद्यान, सत्यनारायण, मुकेश चौधरी ने भी जानकारी दी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई बहनों के सामने अपनी फसल कटाई के बाद सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि वे अपनी फसल को बेचें कहाँ, जहाँ उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं रबी फसलों के विपणन और विपणन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में कि किसान भाई अपनी जब फसलों को बेचने जाएं तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे अपनी फसल का उचित मूल्य वे ले सकें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर सतराम सिंह, जो कि उप निदेशक हैं चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ से और लेते हैं इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कृषि विपणन की समस्या है किसानों के सामने, ये आज की नहीं बल्कि ये एक विकट समस्या है और ये समय समय पर लंबे समय से चली आ रही है। इस समस्या के लिए समय समय पर सरकारें निदान भी देती आई हैं, लेकिन किसानों को उचित मूल्य दिलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। जैसा कि कृषि विपणन में हम देखते हैं कि सबसे पहली बात आती है कि फसल की कटाई। और जैसा आप जानते हैं कि आज सभी जितनी भी रबी फसलें हैं, चाहे वो चना, मक्का, मटर, धान, गेहूँ, जौ, सारी जितनी भी फसलें हैं एक समय में लगभग आलू और बहुत सारी रबी की आपकी फसलें हैं जो एक ही समय में कटने के लिए तैयार होती हैं और बाज़ार में आती हैं। तो ऐसे समय में आपने अनुभव किया होगा कि जो बाज़ार का जो मूल्य है वो 20 से 25% तक एकदम गिर जाता है। ये प्रक्रिया लगभग निरंतर कई वर्षों से चली आ रही है। मैं समझता हूँ कि जब से कृषि पैदा हुई होगी तब से ये प्रक्रिया चली आ रही है। लेकिन इस प्रक्रिया को किसान को समझना होगा, किस तरीके से इस प्रक्रिया से बाहर निकला जाए और ये समझा जाए कि कृषि विपणन को किस तरीके से हम एक लाभदायक सौदा के रूप में देखें और कृषि को एक उपयोगी व्यवसाय बनाएं। सबसे पहले बात आती है कि जब हम
बाज़ार में फसलें आती हैं तो जैसे अभी रबी फसलों का कटान शुरू है और सभी फसलें बाज़ार में आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि चाहे वो सरसों हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो रबी की छोटी मक्का हो जो अभी हम सब्जी के रूप में ले रहे हैं, या और अन्य चना हो, कोई भी फसलें हों, उनके दाम निश्चित रूप से बाज़ार में नीचे चले जाते हैं, क्योंकि सभी फसलों का आवक एक समय में हो जाता है और जैसे ही फसलों का आवक ख़त्म हो जाता है और किसान के हाथ से फसलें बाज़ार की तरफ चली जाती हैं और या तो व्यापारी उनको ले लेता है या वो गोडाउन में चली जाती हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से किसी दूसरी जगह चली जाती हैं। जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है, ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने की होती है। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि कृषि फसलों के दाम अपने आप में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, परंतु उसका लाभ क्या किसान को मिल पाता है? नहीं, किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता, उसका लाभ अन्य कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि कृषि फसलों के विपणन के समय, खास तौर से रबी फसलों के विपणन के समय, इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी आर्थिक स्थिति का भी इस तरीके से प्रबंधन करें कि जैसे ही फसलों का बाज़ार में आना शुरू हो और किसान को इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत होती है तो वो फसलों को बेचना शुरू कर देता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि वो कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को पूरे साल ऐसे संजो कर रखें ताकि इस 1 महीने के पीरियड में, जो 1 महीने का कालखंड है, इसमें फसलों के विपणन को थोड़ा रोक के रखा जाए और जो पैसा उन्होंने पूरे साल संचित किया है उस पैसे को उस काम में लगाया जाए। और जैसे ही फसलें बाज़ार किसान के हाथ से चली जाएंगी या बाज़ार में फसलों की आवक थोड़ी कम होगी तो मांग बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मांग बढ़नी शुरू होगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि फसलों के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति तक आने तक किसानों को फसलों को अपनी फसल को होल्ड करके रखना अति आवश्यक है। लेकिन जब हम इन फसलों को होल्ड करके रखने की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। तो भंडारण एक महत्वपूर्ण पहलू है कृषि विपणन का, क्योंकि बिना भंडारण के यदि आप सही से फसलों का भंडारण नहीं करेंगे या आपके पास भंडारण नहीं होगा या भंडारण की उपलब्धता नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप अपनी फसलों का वैज्ञानिक भंडारण नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि जैसे आपकी गेहूँ हैं, चना है, या आप कह सकते हैं मूंग है, मसूर है, या जो रबी की अन्य फसलें हैं, उन फसलों को तो सुखाने के बाद आप भंडारित कर सकते हैं। लेकिन जो फसलें हरी सब्जी वाली हैं, प्याज हैं, लहसुन है या अन्य कोई पेरिशेबल्स हैं, उनके मामले में भंडारण में बड़ी दिक्कत किसान के सामने पेश होती है। तो इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं, जिनमें आपके जो कृषि अवसंरचना स्कीम है, जिसके माध्यम से किसान कई तरह की भंडारण संरचनाएं क्रिएट कर सकता है। उन भंडारण संरचनाओं के माध्यम से सरकार से आर्थिक मदद ले सकता है। आर्थिक मदद के बाद भंडारण की अच्छी व्यवस्था कर सकता है और उस व्यवस्था के माध्यम से उन फसलों को भंडारित कर सकता है। और ख़ास तौर से कम 1-2 महीने भंडारण करने के बाद फसलों को बाज़ार में निकालें, क्योंकि सारी फसलों को एक साथ बाज़ार में आने से रोकने भर से ही किसान को 20 से 25% तक अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा समय का मैनेजमेंट है, फसलों के बाज़ार में लाने का प्रबंधन है, जो कि किसान को सीखना चाहिए और करना चाहिए। दूसरी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। भारत सरकार ने कृषि रथ ऐप या किसान रेल ऐसी सुविधाएं संचालित करके विपणन में ट्रांसपोर्टेशन को या परिवहन को और सुगम बना दिया, जिससे क्या हुआ कि किसानों का माल बराबर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य और कई ज़िलों में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक बराबर आता जाता रहा। इससे क्या हुआ कि ना तो उपभोक्ता को कोई दिक्कत आई और ना ही किसानों को अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में दिक्कत आई। तो ये ऐसी प्रक्रिया थी, ये ऑनलाइन है, इस पर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने ट्रक का पता कर सकते हैं, कहाँ से लोडिंग हो सकती है उसका पता कर सकते हैं, उसके क्या भाव हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके इसका पता कर सकते हैं। और आज बहुत सारे किसान भाई इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन को और अधिक सुगम बना दिया है। ख़ास तौर से जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में हमको ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन की दूरी क्या है, कितनी दूर हमें बाज़ार है हमारा, वहाँ तक माल को ले जाना है, या हमारी फसल की जिन्स क्या है जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है। वो जिन्स हमारी अगर पेरिशेबल है तो हमें और विशेष सावधानी की ज़रूरत है और सावधानी पूर्वक उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना
हमें पड़ता है, क्योंकि पेरिशेबल्स में बहुत जल्दी फसलों के ख़राब होने की, जैसे हमारी सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, बैंगन है या रबी की अन्य फल एवं सब्जियां हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि हम अपनी फसलों को सही तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। इसके लिए बहुत सारी रीफर वैन्स हैं और मंडियों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रीफर वैन्स चल रही हैं। अभी आप देखेंगे कि कई अन्य प्रदेशों से हमारे यहाँ संतरा आता है, किन्नू आता है, नारियल भी आता है या पाइनएप्पल आता है, या अन्य प्रदेशों से आता है। उन प्रदेशों से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एसी वैन्स हैं, रीफर वैन्स हैं या एयर कंडीशन ट्रेन्स हैं जो जिनमें केवल कृषि के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही समर्पित हैं। उन ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम अपनी फसलों के ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले हानि को कम कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते वक्त हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर जब हम अपने सूखे अनाजों की बात करते हैं, जैसे गेहूं, चना, मक्का, मटर या और अन्य सरसों और आपकी दालें हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनको ट्रांसपोर्टेशन में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये सूखे अनाज होते हैं और उनमें एक विशेष प्रतिशत तक मॉइस्चर, निर्धारित स्तर तक मॉइस्चर रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या भंडारण करेंगे तो निश्चित तौर से आप ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फसलों के कहना चाहिए एक तरीके से ग्रेडिंग या श्रेणीकरण की बात करते हैं, आज आप देखेंगे कि श्रेणीकरण का ज़माना है, क्योंकि हर कंज्यूमर पैसा देना चाहता है, उसके पास पैसा है, वो देना चाहता है, लेकिन आपकी क्वालिटी की गारंटी भी वो आपसे चाहता है। किसान होने के नाते ये आपको देना होगा। जब आप अपनी फसल का उत्पाद पैदा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि उनको ट्रक में या ट्रैक्टर में लोड करके, बोरियों में पैक करके मंडी ले जाते हैं और एक बड़े ढेर के रूप में उसको रख देते हैं। वहाँ उसका ऑक्शन होता है, बोली लगती है और बाज़ार में उसकी बिक्री होती है। लेकिन यहाँ मैं किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि अपनी फसल को निकालने के बाद उसकी अच्छी तरीके से सफाई करें, उसके कटे फटे दानों को बिल्कुल अलग कर दें, या उसमें कोई कूड़ा करकट है या गले सड़े दाने हो तो उनको बाहर निकाल दें। उसके बाद छोटे दाने को बाहर निकाल दें, या कुछ ऐसी फसलें हैं जो सब्जियां हैं, जैसे आलू को ले लीजिए, आलू के छोटे कटे फटे या पिचके हुए दान अलग निकाल दें आप आलू को, और बाकी जो साफ़ सुथरे आलू हैं या साफ़ सुथरी फसल है उसका श्रेणीकरण या ग्रेडिंग करके आप, मैं समझता हूं कि 10 से 12% तक आपके श्रेणीकरण पर ही आपका पैसा बढ़ जाता है। जैसे छोटा आलू है उसकी कीमत अलग होगी, मध्यम प्रकार का आलू है उसकी कीमत अलग होगी, लेकिन जो बड़े प्रकार का आलू है उसकी कीमत अलग होगी। साफ़ सुथरा कटा फटा सबको आप एक दूसरे से श्रेणीकरण कर दें। बाज़ार में भी आज आप देखेंगे छोटा व्यापारी जब प्याज या आलू या लहसुन बेचता है तो आप देखते हैं कि टोकरियों में अलग अलग तरीके से उसको रखा जाता है और सबके दाम अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से मैं किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि फसल को बिक्री से पूर्व अच्छी तरीके से सफाई करें, अच्छी तरीके से उसका पैकिंग करें। क्यों कि आज का जो ज़माना है वो पैकेजिंग, ग्रेडिंग और श्रेणीकरण का ज़माना है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए आप जो रबी की फसलों हैं उनका सही तरीके से भंडारण करके, ट्रांसपोर्टेशन करके, पैकेजिंग करके, ग्रेडिंग करके और बाज़ार में एक समय में फसल ना ला करके उसको स्टोर करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपकी कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।